बच्चों के होंठ कटे होते हैं, क्लिप पैलेट जो हो जाता है बच्चों को, होता क्यों है? देहात में अगर कोई माँ के ऐसा बच्चा पैदा हो जाए तो उसको कहते हैं इसको चंद ग्रहण लग गया है इसको। ऐसी दवाइयाँ मौजूद हैं जो अगर आपके एक बच्चा क्लेफ्ट लिप के साथ पैदा हुआ है तो अगले बच्चे की पैदाइश में आपका 25 to 50% चांस है कि वो भी क्लेफ्ट लिप के साथ पैदा होगा। प्रेगनेंसी में हमें पता चल जाता है कि हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तो क्या माँ के पेट के अंदर क्लेफ्ट पैलेट या लिप पैलेट जो है वो हम ट्रीट कर सकते हैं? मदर के पेट के अंदर उन्होंने औजार डाल के और उन्होंने एक जो भेड़ होती है उसके बच्चे का क्लेफ्ट लिप उन्होंने रिपेयर किया। तो जो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी मिली कि जब वो बच्चा पैदा हुआ तो उसका कोई स्कार था ही नहीं। क्लेफ्ट पैलेट की वजह से स्पोकन में तो इशू आता है, क्या हियरिंग में भी इशू आता है? मुंह के अंदर यूस्टेशियन ट्यूब, ये ट्यूब कान से मुंह में आती है। अब जब आपकी वो वाली ट्यूब एक्सपोज हो गई क्लेफ्ट पैलेट की वजह से तो बच्चे के कान में 99% मुंह का लुआब और पस कान से आनी शुरू हो जाएगी और उसके हियरिंग भी इफेक्ट हो जाएगी। एक सेकंड के लिए सोचें कि एक छोटा सा बच्चा हो और वो अपनी मुस्कुराहट भी छुपाता हो तो ये बीमारी किस कदर उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। लेकिन इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी सर्जरी का सही टाइम क्या है, सर्जरी से पहले की एहतियात क्या है और सर्जरी के बाद आपने क्या एहतियात करनी है, ये सब आज हम जानेंगे इस एपिसोड में। क्योंकि आज हमारे सेट पर प्लास्टिक सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर फरीद अहमद खान मौजूद हैं, जो आपको बताएंगे कि कितने टाइम के अंदर आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो इस एपिसोड को एंड तक क्लास में देखें। प्लास्टिक सर्जरी होती क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? हम आम लोगों को नहीं पता कि ये सर्जरी क्या होती है और ये किस किस जगह पे ज़रूरी हो जाती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। आपने बड़े सारे लतीफ़े सुने होंगे कि प्लास्टिक लेके आएँ तो कितने पैसे लगेंगे और प्लास्टिक के बगैर कितने लगेंगे। बिल्कुल। लोग ये समझते हैं कि शायद हमारा ताल्लुक वो प्लास्टिक की वाली इंडस्ट्री से। इनफैक्ट प्लास्टिक जो है ना वो एक लैटिन ज़ुबान का, लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो प्लास्टिकोस से निकला है, जिसका मतलब है मोल्ड करना। और प्लास्टिक सर्जरी की दो मेन ब्रांचेस हैं। आप इसको ऐसे समझें कि एक है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। कंस्ट्रक्ट का मतलब जैसे आप घर बनाते हैं तो आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं किसी चीज़ को जो टूटी हो, ख़राब हो, उसको दोबारा से बनाना, जिसको आप उर्दू में सनाई कहते हैं। वो अल्लाह का वस्फ है या अल्लाह ने माँ को दिया है कि वो एक चीज़ रिकंस्ट्रक्ट कर सकती है, एक बच्चे को अपनी कोख में पाल सकती है। दूसरी फील्ड जो है वो आपकी बड़ी मीडिया की बड़ी डार्लिंग है और वो है कॉस्मेटिक सर्जरी। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? इन दोनों में फ़र्क बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखें, आपने घर बनाया, घर के अंदर आपने ईंटें, गारा, सीमेंट, चूना लगाया, ये सब रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है। अगर आपने उसके बाहर बड़ी खूबसूरत सी टाइल्स लगाई, बड़ा रॉक वॉल कराया, बड़ा सारा कुछ कराया, वो कॉस्मेटिक सर्जरी है। तो गोया कॉस्मेटिक में हम खूबसूरत को मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं। चूँकि यहाँ हमारा वास्ता एक्ट्रेसेस, मॉडल्स, प्रोडिजीज़, अब आजकल तो आप जैसे इन्फ्लुएंसर से पड़ता है, तो इसलिए वो मीडिया की बड़ी डार्लिंग होती है। लेकिन असल चैलेंजिंग हमारे पास वो है जो एक बच्चा छोटा आए, अपने तालू को कटा हुआ, होंठ कटा हुआ है और छोटा सा बच्चा है, घर में डिप्रेशन है और हमने सोचें कि हमने वो वाला तालू उसको इस तरह बना दिया एक बच्ची का कि वो बाद में शादी के उसका पता भी ना चले कि वो कहीं पे हुआ है। ये रिकंस्ट्रक्टिव का कमाल है। लेकिन वो कभी भी हम अल्लाह की सनाई के तो करीब भी नहीं पटक सकते। इसलिए हम जितनी मर्जी मेहनत कर लें उसका वो रिज़ल्ट नहीं आता जो अगर मैं आपके चेहरे पे कोई थोड़ा सा कोई स्कार के बगैर कोई भी चीज़ इम्प्रूव कर दूं। फॉर इंस्टेंस आपका एक छोटा सा स्कार है, अभी मैं देख रहा था, उस स्कार को हम इस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं कि उस स्कार को हम चीट कर देते हैं किसी लाइन में, आपकी जो लाइन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो वो नज़र नहीं आता। हम कोई मैजिशियन नहीं है कि हम स्कार को गायब कर देते, हम उसको कहीं कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें किसी के फोरहेड पे, एक माथे पे एक बड़ा सा एक लाइपोमा या एक गिल्टी यहाँ नज़र आ रही। अब आम सर्जन ये करेंगे कि वो यहाँ से काटेंगे, हम ये करेंगे कि आपके बालों से काट के और एंडोस्कोप के ज़रिए हम वो बिट बाय बिट वो निकाल लेंगे, तो आपके माथे पे कोई स्कार नहीं आएगा। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी सर्जरी एंड प्लास्टिक सर्जरी।
बिल्कुल ठीक है। तो आप क्या प्रेफ़र करते हैं? जैसे आपने बताया कि आम सर्जन जो है वो यहाँ से काटेंगे और आप एंडोस्कोपी करके फिर उसको ट्रीट करेंगे। जी। तो ज़्यादा बेहतर कौन-सी होती है? मतलब अगर किसी को कोई ऐसा प्रॉब्लम हो तो उसे प्लास्टिक सर्जरी की तरफ जाना चाहिए या आम सर्जरी की तरफ जाना चाहिए? देखिए यहाँ प्लास्टिक सर्जरी जो है ना, मैंने पहले सर्जरी में एफआरसीएस किया और फिर मैंने प्लास्टिक सर्जरी में ट्रेनिंग की। तो हुँ। गोया प्लास्टिक सर्जन पहले एमबीबीएस करता है, फिर सर्जन बनता है, फिर उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी की ट्रेनिंग करता है। ओह! तो आपको, हम भी सर्जन होते हैं, लेकिन ज़रा थोड़ा-सा आप कह लें फाइन एडवांस सर्जरी, लेवल हो और जाता है। सर्जरी के कुछ, अब ये मैं सवाल अगर आपसे ही पूछूँ, आप क्या प्रेफ़र करेंगी, माथे पे एक इतना बड़ा स्कार आए कि माथा उसी तरह रहे? तो हुँ। ये नेचुरल इंक्लिनेशन है कि बिल्कुल। आपको, किसी को स्कार पसंद नहीं होते चेहरे पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा आपने डिफ़रेंस बता दिया। आई होप कि हमारी ऑडियंस को इससे बहुत फ़ायदा हुआ होगा। उन्हें प्लास्टिक सर्जरी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। दैट्स ठीक है? राइट। अच्छा, अब आपने एक बात की कि बच्चों के होंठ कटे होते हैं। ये बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है। मैं इस पे तो बात करूँगी कि इसको आप ट्रीट कैसे करते हैं, लेकिन हम पहले इसकी रूट कॉज़ पे बात कर लेते हैं कि ये क्लेफ्ट पैलेट, लिप पैलेट जो हो जाता है बच्चों को, होता क्यों है? क्या प्रेगनेंसी में कोई कमी पेशी हो रही होती है? और इसकी रीज़न क्या बनती है कि बच्चे तालू कटा हुआ, होंठ कटे हुए, ये क्यों होता है? ऐसी रीज़न क्या है जी, इसकी? ये बड़ा कॉमन सवाल है और हमसे आम तौर पे पूछा जाता है। लोगों को इसका आइडिया नहीं होता। हुँ, मैं पहले ना इसके थोड़े से कल्चरल, हमारे जो हैं इश्यूज़, उस पे थोड़ी-सी बात ज़रूर करना चाहूँगा। बिल्कुल। इसको पंजाबी में ना खंडा कहते हैं, हुँ, और आम तौर पे देहात में अगर कि कोई माँ के ऐसा बच्चा पैदा हो जाए, तो उसको कहते हैं, इसको चन्न ग्रहण लग गया है, इसको हुँ, ग्रहण लग गया। और उसको बाज़ जगह पे ये करते हैं कि आपको, इस औरत ने कोई चीज़ खा ली होगी या इसने चाँद का ग्रहण देख लिया होगा अपनी प्रेगनेंसी में, तब करके ये मिथ हुआ है। और वो ऐसी बच्चियों को मैंने ऐसे-ऐसे अल्फ़ाज़ सुने हैं कि मैं यहाँ बताना नहीं चाहता, कि वो कहते हैं इससे तो बहुत बेहतर था ये पैदा ही ना होती, और ये इस तरह की बात होती। मतलब और अगर आपके यहाँ बच्चा ऐसा पैदा हो तो जाए। लोग, मर्द जो हैं वो हमारे यहाँ, और ख़ास तौर पे सासें, और इस तरह बिहेव करती हैं, कुछ बहुत अच्छी भी होती हैं, और वो माँ तो बेचारी डिप्रेशन में होती है कि ये बच्चा कैसे पैदा हुआ, वो उनको लेके आती हैं हमारे पास, हम उनको ट्रीट करते हैं। बट इट इज़ ए मैराथन, ये स्प्रिंट हुँ, नहीं है कि आपने फ़ौरन ऐसे कोई दम पड़ा तो ये ठीक हो गया। इसके में आप हैरान होंगी कि पाकिस्तान अनफॉर्च्युनेटली पूरी दुनिया में नंबर 4 है इन द वर्ल्ड, कि आपके बच्चे इस तरह क्लेफ्ट लिप कहते हैं जब आपके होंठ के ऊपर एक ऐसा हो कि आपके अंदर दांत तक वो पूरा गैप हो, हुँ, उसको लिप कहते हैं। अगर आपका तालू साथ ही कटा हो तो उसको हम क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं। हुँ, तो पैलेट कहते हैं तालू को। जो लिप की रिपेयर है वो नज़र आती है, और तालू की रिपेयर मैं अपने स्टूडेंट्स और अपने ट्रेनीज़ को ये कहता हूँ कि ये सुनाई देती है, तालू की रिपेयर। हुँ, तालू से आप बोलते हैं। ओह! तो गोया तालु का काम आपने देख के नहीं बताना कि ये पूरा है। आपने ये देखना है बच्चों की स्पीच जब वो बड़े होते हैं, तो वो कैसे बोलते हैं। ये आपकी बेस्ट पैलेट रिपेयर है। तो ये जो बच्चे तोतले होते हैं, तो कहीं न कहीं इसका भी लिंक जी, होता है इस इसका चीज़ से? ताल्लुक इसके साथ भी हो सकता है, और ख़ास तौर पे अगर आपको एक नज़र आ रहा है, एक तालु जो कि फटा हुआ है और कटा हुआ है, तो उसका ऑब्वियस कॉज़ यही है। और तभी हम ये कहते हैं, मैं इस पे अभी आता हूँ। पहले, सबसे पहले, पाकिस्तान पूरी दुनिया में बांग्लादेश, इंडिया और चाइना के बाद अनफॉर्चुनेटली हम चौथे नंबर पे हैं। और ये क्यों है? इसकी मेन रीज़न कज़न्स मैरिज है। ओह डैम! आप देखिए, हमारे यहाँ इतना रवाज है कि आपने खाला मामू की बेटी या बेटे, और इनके फर्स्ट कज़न्स में अगर आपके किसी को क्लेफ्ट लिप है, तो आपका 25 गुना ज़्यादा चांस बढ़ जाता है आपके बच्चे को ये क्लेफ्ट होने का। हुँ, और इसका जेनेटिक के अलावा 2 इसके ऊपर माशरती हालात या एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। फॉर इंस्टेंस, वेस्ट में जहाँ मैं काम करता था, वहाँ पे ये होता है कि अगर मदर स्मोक करती है और या उस अल्कोहल लेती हैं, तो उनमें बच्चों में बड़ा इंसिडेंस था। हुँ, लेकिन आप जो कहते हैं ना, ये सिर्फ ये जीन्स का कसूर है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग, मेरे पास भी कुछ तस्वीरें पड़ी हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाऊँ। 2 आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, एक को लिप है और एक को लिप नहीं है। इसका मतलब क्या हुँ, हुआ कि आपके माँ के पेट में भी कुछ ऐसे वाक़यात हुए, जिससे एक को लिप हुआ और एक एक का को लिप नहीं। नहीं हुआ।
तो जीन्स के अलावा और भी बहुत से फैक्टर्स हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है कि इसके आप 4 ऑपरेशंस करते हैं लाइफ में। पहले तो सबसे पहले जब बच्चा पैदा हो तो खुदा के लिए बिल्कुल डिप्रेस ना हो, किसी ऐसे क्वैक या ऐसे डॉक्टर के पास ना चला जाए जो ऑर्डिनरी कैंपों में आप कैंप लगा लेते हैं, और चूँकि बाहर के लोग आजकल इसकी एड देते हैं तो वो उस चक्कर में आपके मुफ्त ऑपरेशंस जितने ज़्यादा हो सकें वो आप करते हैं। आपसे मेरी इल्तिजा है, जहाँ भी आप सुन रहे हैं, आप पाकिस्तान में हर सरकारी अस्पताल में अब तकरीबन बड़े टीचिंग अस्पताल में इसकी मुफ्त सहूलत मैसर है। वाओ। तो आपको प्राइवेट आने की ज़रूरत नहीं है। लाज़मी बात है, अगर आपने प्राइवेट आना है तो फिर आप किसी मुस्तनद डॉक्टर से जिसका तजर्बा इस मामले में ज़्यादा हो उससे कंसल्ट करें। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट पे तो हम बात करते हैं, जी। लेकिन जैसे आपने बताया कि जेनेटिकली तो ये चीज़ आ सकती है कि अगर आपने कज़न मैरिज की है, जेनेटिकली के बाद आपने बताया कि प्रेगनेंसी में भी कुछ ऐसे ब्लंडर्स हो जाते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान भी आपका बच्चे को जो है वो क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है। तो वो प्रेगनेंसी में किन चीज़ों का हम ख्याल रख सकते हैं कि हमारा खुदा न खास्ते बच्चे को ये प्रॉब्लम ना आए? और अगर लाइक हम अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं तो उसमें क्या हम ये देख नहीं सकते कि हमारे बच्चे का होंठ पूरा बन गया है, तालू पूरा बन गया है? और अगर प्रेगनेंसी में अगर हमें पता चल जाता है कि हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तो क्या माँ के पेट के अंदर क्लेफ्ट पैलेट या लिप पैलेट जो है वो हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक हो सकता है? आपके इतने सारे सवालों का मैं कोशिश करता हूँ एक-एक करके जवाब दूँ। सबसे पहले तो पाकिस्तान में जो 650 बच्चे पैदा होते हैं, उनमें से एक को क्लेफ्ट लिप या पैलेट होता है। सो आप ये इंसिडेंस देख लें कि कितने ज़्यादा होंगे। बिल्कुल। दूसरे नंबर पे प्रेगनेंसी के अंदर अल्लाह का शुक्र है अभी हमारे यहाँ स्मोकिंग और अल्कोहल का औरतों में कोई इतना रवाज नहीं है। यहाँ पे ये होता है कि आप पहली तिमाही में प्रेगनेंसी में, जिसको आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, वो सबसे नाजुक लम्हा होता है बच्चे की डेवलपमेंट का, और ये भी पहले ही दूसरे महीने में आपका लिप अल्लाह मियां बनाता है। ये उसके अंदर आपके फेस से 2 ऐसे करके आते हैं और नाक ऐसे मोल्ड होता है और फिर आपका लिप बनता है। अगर उस दौरान आपने कोई एंटीबायोटिक्स बहुत सवियर, कोई पेन किलर्स आपने ऐसी ले ली जिनका इफ़ेक्ट बच्चे पे हो सकता है, तो बच्चा इस डिफेक्ट के साथ पैदा हो सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि अगर खुदा न खास्ता लोग पूछते हैं अगर बहुत दर्द हो या क्या हो, तो एक तो आप मुस्तनद डॉक्टर से दिखाएं। अगर नहीं तो प्लीज़ सादा अव्वल तो कोशिश करें कोई दवाई ना लें, लेकिन अगर बहुत दर्द है कहीं तो सिर्फ पैरासीटामोल, और वो भी एक महदूद हद से ज़्यादा नहीं। इस तरह की आपने जो दवाई बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। ये सबसे कॉमन कॉज है हमारे यहाँ। अब आपका दूसरा सवाल कि प्रेगनेंसी में ये देखा जा सकता है, तो जी बिल्कुल देखा जा सकता है। अब आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब आप अल्ट्रासाउंड कराएं तो आपको ये पता चल जाता है, लेकिन आपने अब ये वहाँ पे आपके डॉक्टर ने डिसाइड करना है। बाज़ औक़ात होता है कि बच्चे इस तरह पैदा होते हैं कि उनके खुदा न खास्ता पूरा सर नहीं बना होता या कोई ऐसी चीज़ होती है, उनको तो रिकमेंडेड है मेडिकली कि आप वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा सिर्फ लिप के साथ पैदा हुआ है तो चूँकि उसका इलाज बहुत सेटिस्फैक्ट्री है, इसलिए हम मेडिकली वो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते कि आप वो बताएं और उससे वो करें। इसी के साथ एक मुझे ख्याल आया कि आपने ये ज़रूर देखना है कि अब ऐसी दवाइयाँ मौजूद हैं जो अगर आपके एक बच्चा क्लेफ्ट लिप के साथ पैदा हुआ है तो अगले बच्चे की पैदाइश में आपका 25 to 50% चांस है कि वो भी क्लेफ्ट लिप के साथ पैदा होगा। तो आप अगली प्रेगनेंसी में शुरू में ही एक आम सी दवाई है जो आपको मिलती है बाज़ार में, फॉलिक एसिड, बस उसकी डोज ज़्यादा है, तो आप वो खाना शुरू करें, तो उससे उसका इंसिडेंस, ये एक स्पेनिश ट्रायल है, तो आपका इंसिडेंस काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो आप इसको प्रिवेंट भी कुछ हद तक कर सकते हैं। अब आपका आखिरी सवाल, अगर मैंने कुछ मिस नहीं किया, वो ये कि क्या आप माँ के पेट में ये इलाज कर सकते हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आजकल इस पे बड़ी रिसर्च हो रही है, और उन्होंने ये किया कि मदर वूम में, मदर के पेट के अंदर उन्होंने औज़ार डाल के और उन्होंने एक शीप का, जो भेड़ होती है, उसके बच्चे का क्लेफ्ट लिप उन्होंने रिपेयर किया। तो जो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी मिली कि जब वो बच्चा पैदा हुआ तो उसका कोई स्कार था ही नहीं। ओह वाओ! सो गोया जो आपके स्कार बनने के जो हार्मोन्स और एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं वो पैदाइश के बाद होते हैं।
तो अल्लाह जब चीज़ें अल्लाह की मदद से अल्लाह की तख्लीक जब अंदर बन रही होती है तो जो भी बन रही होती है वहाँ स्कार नहीं बनता। अब आपका सवाल ये होगा कि फिर हम सारे क्लेफ्ट लिप माँ के पेट में क्यों नहीं कर देते? लाइक शीप इज मैमल, तो अगर दे- मैमल अगर का आ- उधर हो सकता देखें है तो ये फिर तो माँ के पेट ये में तो क्यों नहीं हो नेचुरल सकता? क्वेश्चन है। उसका जवाब ये है कि अभी हम उस मेयार पे नहीं पहुंचे। जैसे ही आप कोई औजार डाल के माँ के पेट में करते हैं तो उस बच्चे के और माँ के को की सेहत को नुकसान पहुंचने और बच्चे के ज़ाया होने का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस पे रिसर्च, आपकी आंखों में चमक से मुझे पता चल गया कि ये कितना मैं तो इम्पोर्टेंट है। खुश हो गई कि तो बहुत सारे बच्चे इस पे हैं। तो इसी रफ्तार से इस पे रिसर्च भी हो रही है। और अब जबकि रोबोटिक सर्जरी का ज़माना है, आपको पता है पिछली दफ़ा चाइना में मैं एक लेक्चर के सिलसिले में चाइना गया हुआ था, तो वहाँ उन्होंने बताया कि उन्होंने 3500 मील दूर तिब्बत में एक बच्चे का ऑपरेशन किया है, कोई और नेचुरली, जिसमें वो 3500 मील दूर थे और एक सर्जन ने अपना वो जो जॉयस्टिक्स होती हैं, अब आपने अपने बच्चों को ये नहीं रोकना कि वीडियो गेम्स क्यों खेल रहे हो, वो जॉयस्टिक से बैठा हुआ था, रोबोटिक आर्म्स 3500 मील दूर थे और 5G की मदद से वो जब जॉयस्टिक मूव करता था तो वहाँ रोबोटिक आर्म्स मूव करते थे और वहाँ पे ऑपरेशन हुआ। ऑपरेट हो रहा था। तो अभी हम यहाँ इससे दूर हैं क्योंकि ये ना हो कि आप ऑपरेशन कर रहे हो। टेक्नोलॉजी और दैट्स राइट। मतलब अब AI ने तो जी इनकलाब बर्पा कर रही है। मेरा ख्याल है इस पे हम एक और व्लॉग करेंगे कि AI इंशाल्लाह पे पॉडकास्ट क्या है। करेंगे, लाजमी करेंगे। अभी जो चीज़ आपने मुझे बताई है, मुझे ऐसी होप आ गई कि अब आज से कोई 5 या 10 साल के बाद ना क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट के साथ बच्चे पैदा नहीं होंगे, क्योंकि उससे पहले ही उसका इलाज कर दिया जाएगा। असल बात ये है जी, वो जो आपने हमेशा एक मुहावरा सुना होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। परहेज बेहतर है इलाज से। तो हम्म, आपने जब शादी करनी है तो ये ज़रूर देखिए कि आप वो लड़के के माँ बाप या उसके करीबी रिश्तेदारों में कोई क्लेफ्ट का बच्चा है, जिस तरह आप थैलेसीमिया को रूल आउट करते हैं और बीमारियों को करते हैं। दूसरे नंबर पे आपने कज़न्स मैरिज से हत्तुल वसा, ये सिर्फ क्लेफ्ट लिप पैलेट नहीं, और भी बहुत तमाम मसाइल हैं। बीमारियों का और ये अल्लाह ने इसलिए बनाया है कि हमारा जेनेटिक जो सब्सटेंस है वो डाइवर्सिफाई हो, वो फैले, ताकि आप देखें आपके बच्चे या मेरे बच्चे मेरे से हर लिहाज से बेहतर होंगे, चाहे हम उनको समझें या ना समझें। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल क्योंकि ऐसा। आपका जेनेटिक मेकअप जो है वो आधा माँ से आया और आधा बाप से आया। तो बिल्कुल इसलिए कजन्स मैरिज को जितना हो सके डिस्करेज करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप बता रहे हैं कि कज़न मैरिजेस में तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जी। डिफरेंट डिजीज़ के। मेरी फैमिली में एक कपल है जिनकी बिल्कुल कज़न मैरिज नहीं है, बहुत दूर से फैमिली, कोई अता पता ही नहीं, और एकदम से शादी हुई। पहली बेटी बिल्कुल ठीक, लेकिन जो सेकंड बेबी की दफ़ा उसका वो लिप पैलेट भी था, क्लेफ्ट लिप भी था और क्लेफ्ट पैलेट भी था। ठीक है, अब उसकी सर्जरी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन स्टिल उसका लिप प्रॉपर अभी नहीं है। तो व्हाट आई फील, अभी तो वो छोटा बच्चा है, अब कल को बड़ा होगा, बच्चे कॉम्प्लेक्स में भी आ जाते हैं, बच्चे फील भी करते हैं। बेशक हम जितना भी बच्चे को कॉन्फिडेंस दे दें, लेकिन जाहिर है मुस्कुराहट है, ठीक है, वो जब मुस्कुराहट ही बच्चे को प्रॉपर नहीं मिलेगी या वो कॉन्फिडेंस के साथ स्माइल ही पास नहीं कर सकेगा, तो उस बच्चे का कैसे ही हम मोराल हाई करेंगे, कैसे ही उसे वो कॉन्फिडेंस देंगे कि नहीं भैया आपने इस सोसाइटी में जीना भी है और लड़ना भी है इस चीज़ से। तो ये बहुत बड़ा, मुझे ऐसे लगता है कि बहुत बड़ी कमी है जो हम शायद पूरी नहीं कर सकते। तो कज़न मैरिज भी नहीं है, ये प्रॉब्लम भी आ गया, और स्टिल अभी भी वो लिप प्रॉपर नहीं है। तो इसका क्या हल है, किस तरह हम ट्रीट और कैसे इमोशनली भी कैसे बच्चों को गाइड कर सकते हैं, और उसके वो जो लिप की शेप है वो भी कैसे ठीक हो सकती है? जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली तो बात ये जहन में रखिएगा कि लिप की सर्जरी को हम मिलीमीटर सर्जरी कहते हैं। अगर आपके लिप की रिपेयर में 1 मिलीमीटर का फ़र्क है ना, तो वो आपको 1 यार्ड से नज़र आएगा, और अगर 2 का फ़र्क है तो आपको 2 गज़ से नज़र आएगा। सो हम इसको बहुत ही इंट्रिकेट तरीके से, वो मैं आपको कुछ तस्वीरें दूंगा जो मैंने रिपेयर किए हुए हैं, वो आप नाजरीन को दिखाइएगा। अल्लाह ने ना यहाँ आपके लिप पे इतने फीचर्स बनाए हैं, जिस तरह ये जो 2 बार्स हैं और नीचे इसको क्यूपिड बो कहते हैं, और ये फिल्ट्रल बार्स हैं। हमने जब स्कार देना है तो हमने इसके अंदर देना है, ताकि वो बिल्कुल नज़र ना आए जब वो बड़ा हो। ख़ासतौर पे मर्द अगर मूछें रख लें, और औरतें भी, लड़कियां भी जब बड़ी हों। मैंने पिछले दिनों एक बच्ची की शादी में शिरकत की जो 2003 में मैंने उसका
पहले लिप किया। अच्छा, इसमें एज बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने बच्चे को सबसे पहले इसमें फीडिंग का बहुत मसला होता है। आपने अगर तालू है तो बच्चे को आपने थोड़ा लिफ्ट करके दूध पिलाना है, मतलब वरना वो रिगर्जिटेट कर देगा क्योंकि तालू से अंदर चला जाएगा। दूसरा, कुछ फीडर ऐसे मिलते हैं क्योंकि बच्चा तालू से सकल नहीं कर सकता, तो कुछ फीडर ऐसे मिलते हैं जिनमें सुराख ज़्यादा होते हैं, या आप अपने डॉक्टर से पूछ के उसके निचले हिस्से पे एक सुराख और कर लें ताकि बच्चे को फीड प्रॉपर जाए। उसके बाद बच्चा 3 महीने का हो जाए तो उसका हम लिप का ऑपरेशन करते हैं। ठीक है। और आजकल मैं जिस तरह लिप के साथ नोज़ की भी सर्जरी कर देते हैं ताकि वो नोज़ भी साथ बिगड़ा होता है तो वो नोज़ की भी साथ सर्जरी हो जाती। जब बच्चा 9 महीने का हो जाए तो फिर हम 7 तालू की सर्जरी करते हैं। और जब बच्चा 8 से 9 साल का हो जाए तो फिर हम उसके अंदर जो दांत नहीं आए होते उनकी सर्जरी करते हैं, उसको बोन ग्राफ्टिंग कहते हैं। और 14 या 15 साल में जब नोज़ मुकम्मल हो जाए तो हम वो बच्ची की या बच्चे की राइनोप्लास्टी या नोज़ करते हैं, जिसमें मैं स्पेशलाइज करता हूँ। तो गोया उसके मिनिमम 4 सर्जरीज होंगी उसको बिल्कुल नॉर्मल रखते हुए। और यकीन करें वो जो परवीन शाकिर का वो शेर है ना कि रूह तक पहुँच गई बात मसीहाई की, वो आपको ऐसे फीलिंग होती है। पिछले दिनों मैं एक बच्ची की शादी में गया हूँ तो उसका मैंने 2003 में लिप किया, फिर 2004 में पैलेट किया, फिर 2009 में उसका एल्वियोलर बोन ग्राफ्टिंग की, और अब 2020 में उसकी राइनोप्लास्टी हुई और अब उसकी शादी हुई। तो वो दुल्हन बनते उसको देख के और सारा कुछ इतनी खुशी होती है कि वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स साथ साथ चलता है। तो आमतौर पे ये कहते हैं कि प्लास्टिक सर्जन की पूरी लाइफ और एक क्लेफ्ट लिप या पैलेट ये आपके साथ साथ चलते हैं। तो आपने इसीलिए अपना मौलज ख़ास तौर पे अच्छी तरह से चुने जो मुस्तनद हो, जिसको इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो। और ख़ुदा के लिए ये छोटे छोटे कैंपों में और इश्तिहारी डॉक्टर्स और इनके ऊपर ज़रा प्लीज़, ये बच्चे की पूरी लाइफ, जैसे आपने बताया कि अब वो लिप करने के बावजूद भी होने के बावजूद भी वो प्रॉपर नहीं है, तो अब हमें उसको रीडू करना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल सर्जरी है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। लेकिन इसका इलाज अब बहुत ही अच्छा मुमकिन है। अगर आपने अच्छी तरह लिप किया हो तो बिल्कुल पता नहीं लगता। तो खुदा के लिए ऐसे बच्चे को, एक और पैलेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है, ऐसे बच्चे के साथ तोतली ज़बान में गुफ्तगू ना करें, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। हम क्यों 9 महीने की उम्र में कर देते हैं? क्योंकि जब आपके बच्चे ने वो लर्न कर लिया कि उसने जब रोटी को ओती कहना है तो उसको रोटी मिलेगी, तो उसके ब्रेन ने ये रजिस्टर कर लिया कि मैं जब ओती कहता हूँ तो मुझे रोटी मिलती है, मैं मम कहता हूँ मुझे पानी मिल जाता है, जो मुझे पानी मिलता है। Exactly. अच्छा, और इन पैलेट के बच्चों के कुछ लफ्ज़ होते हैं जो इन्होंने, जो ये बोलते हैं नहीं है, मतलब रिंग को ये इंग कहते हैं। अब आपने उसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि ब्रेन ने ये स्पीच डेवलप कर ली। अब आप बड़ी उम्र में जाके तो वो स्पीच को अंडू नहीं कर सकते। स्पीच इज़ ए हैबिट, और हैबिट्स ऑपरेशन से ठीक नहीं होती, वो तो आपकी आदतें हैं। इसलिए 9 महीने में जब अभी बच्चे ने बोलना नहीं शुरू किया तो आप उसको रिपेयर कर दें। और जैसे मैंने आपको बताया, बेस्ट पैलेट रिपेयर इज़ हर्ड रादर देन सीन। तो वो आप उस वक्त रिपेयर कर देंगे। तो फिर बच्चे के साथ जब आपने बोलना है तो उसको कुरान पाक किरत के साथ पढ़ाना शुरू करें। तो जब वो काफ कहेगा ना तजवीद के साथ, तो उससे उसका तालु के मसल जो हैं वो Exactly, अगर हम हरूफे तहज्जी प्रॉपर तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ लें तो उसमें तो हमारे पूरे मुंह की एक्सरसाइज हो जाती है। और उसका बेहतरीन तरीका कुरान है कि आप वो पढ़ाएं और वो साथ बच्चे को कुरान भी समझ आएगा, पढ़ेगा भी, और साथ वो तजवीद के साथ पढ़े तो वो उसकी। और उसके साथ अगर तोतला बोलेंगे तो वो ये रजिस्टर करेगा कि मेरी माँ भी यही कहती है तो मुझे रोटी मिलती है। तो आपने उसके साथ सही ज़बान में बोलना है और उसको इनकरेज करना है कि वो बोले। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आप मेरे माइंड में बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया, शायद हम सबके लिए बहुत हेल्प आउट भी करेगा इंशाल्लाह। जैसे आपने बताया कि जो क्लेफ्ट पैलेट वाले बच्चे होते हैं ना, उनकी स्पीच में प्रॉब्लम आता है, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं जो तोतला बोलते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो हकलाते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं कि जो बात करते हुए ना ये
मतलब शायद ये तो हैबिट हो सकती है, लेकिन ये जो बहुत ज़्यादा फंबल्स आना, जो बहुत ज़्यादा हकलाते हैं, रुक रुक के बोलते हैं और तोतला बोलते हैं, ये भी कहीं ना कहीं पैलेट में कोई इशू होता है कि बच्चों की आवाज़ रुक रही होती है, वर्ड्स रुक रहे होते हैं, प्रॉपर बात नहीं कर पा रहे होते? जी, ये ना ये बजाते खुद एक सब्जेक्ट है ऑन इट्स ओन, हम्म जिसमें आपने 3-4 चीज़ें मिक्स कर ली, जिसमें एक है स्टैमरिंग। हम्म वो तो वो आपके दिमाग की वजह से भी हो सकती है, आपकी ज़बान की वजह से भी। आपने सुना होगा बच्चों का बाज़ औक़ात ज़बान के नीचे जो तंदुआ हम जिसको कहते हैं, हाँ, वो वो अगर हो, फिक्स्ड बच्चा होता ज़बान है। पूरी तरह निकाल नहीं सकता, एग्जैक्टली। तो आप उसका एक छोटी-सी सर्जरी होती है अगर, वो और आप तंदुआ आजकल उसकी कटवाना है, ज़रूरत तंदुआ भी नहीं कटवाना होती। है, बड़ा दैट्स राइट, सुनते हैं हम। दैट्स राइट। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत से रीज़न्स हैं। हम्म तभी मैंने आपको कहा कि पहले डॉक्टर के पास जाएँ, अपने करीबी जो अच्छे डॉक्टर हैं, वो आपको इन्वेस्टिगेट करके बताएँगे कि डिफेक्ट कहाँ है। हम्म अगर तो डिफेक्ट आपको तालु खुला हुआ साफ नज़र आ रहा है, तो 99% दिस इज़ बिकॉज़ ऑफ क्लेफ्ट, तो आपने उसका रिपेयर करवाना है। लेकिन अगर वो इंटैक्ट है, तो बाज़ औक़ात ये तालु आप समझें एक बर्गर है, हम्म इसके ऊपर और नीचे बन है, जो कि नाक की लेयर है, नीचे मुंह की लेयर है, और उसके दरमियान मसल है, जो बर्गर के अंदर जो असल गोश्त का पीस है वो लगा हुआ है। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं जिनके ऊपर और नीचे की लेयर बराबर होती है, लेकिन अंदर मसल नहीं डेवलप होता। तो उससे क्या होगा, वो बच्चा आपको लगेगा साफ, लेकिन वो उसको सब म्यूकस क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं। तो आपको इसके लिए बताना है कि डॉक्टर को बताएगा आपको कि मुख्तलिफ टेस्ट करके कि ये स्पीच की प्रॉब्लम किस वजह से है। लेकिन इसका पाकिस्तान में सबसे कॉमन कॉज बच्चों में क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट की वजह से स्पोकन में तो इशू आता है, क्या हियरिंग में भी इशू आता है, सुनने में भी कोई मसला आता है जी। बच्चों को? ये भी बहुत क्रूशल सवाल है। मुझे तो आप किसी एंगल से कोई डॉक्टर वगैरह लगती हैं या आपके क्लोज फैमिली में कोई बंदा होगा, या मेरे आपकी मेहनत बाबा बड़ी। के बहुत ज्यादा फ्रेंड्स वो डॉक्टर्स आपके आते होते थे, तो वो डॉक्टर्स दैट्स के साथ बैठ बैठ के बहुत सारी दैट्स चीजों राइट। का आइडिया हो जाता है। आपने सुना होगा कि अगर कोई बंदा सुन नहीं सकता तो वो बोल भी नहीं सकता, इसीलिए वो डेफ एंड डम आपने एक एग्जैक्टली। कट्ठी टर्म सुनी होगी। यहाँ मुंह के अंदर एक ट्यूब होती है, मुश्किल सा नाम है, आप इसको यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं। ये यूस्टेशियन ट्यूब कान से मुंह में आती है। अब जब आपकी वो वाली ट्यूब एक्सपोज हो गई आपके तालु की वजह से, क्लेफ्ट पैलेट की वजह से, तो बच्चे के कान में 99% मुंह का लुआब और पस कान से आनी शुरू हो जाएगी, और उसके हीयरिंग भी इफेक्ट हो जाएगी। इसलिए एक डिवाइस होती है जो, जब हम टीम अप्रोच है ये क्लेफ्ट लिप और पैलेट रिपेयर, तो हम ENT वाले अपने कॉलीग्स को कहते हैं कि वो कान में एक छोटा सा आला डाल देते हैं, ग्रोमेट्स, ताकि वो कान से स्क्रीशन होती रहे। तो आपका सवाल बिल्कुल पर्टिनेंट है कि क्लेफ्ट पैलेट के बच्चों में कान की प्रॉब्लम इनवेरिएबली होती है। आप इसको 100% कहें। ओह माय गॉड, यानी ये बच्चे बेचारे किसी एक चीज़ से सफ़र नहीं कर रहे होते, और इन्होंने, अगर हम इनका ये देखें ना कि किस एज में जाके बिल्कुल ठीक होंगे, तो वो एज इनकी तकरीबन 20 या 25 है, जिसमें बिल्कुल परफेक्ट हम उनका सही फेस देखेंगे, उनकी हियरिंग सही होगी, इंशाल्लाह स्पीच ठीक होगी। अच्छा, जिन पेरेंट्स के यहाँ ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देते हैं? उन पेरेंट्स को क्या, क्योंकि बच्चा तो मासूम है, बच्चा तो इस दुनिया में आया, उसे तो अभी कुछ नहीं पता, उसे नहीं पता ब्यूटी स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उसे नहीं पता वो किन प्रॉब्लम्स में पेरेंट्स सफ़र करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले उनको क्या मैसेज देते हैं? देखिए, पहला मैसेज तो ये है कि आपने घबराना नहीं, और उसके बाद दूसरी बात ये है कि उसको फौरी किसी अपने बच्चों के जो स्पेशलिस्ट हैं करीबी, उनके पास लेके जाएं। वो आपको उसकी याद रखिएगा, एक रूल ऑफ 10 हम कहते हैं, बच्चे का ऑपरेशन करने के लिए उसका हीमोग्लोबिन या खून के ज़र्रात 10 से ऊपर होने चाहिए, उसका वेट 10 पाउंड से ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह 10 का रूल आपको करना है। अब उसका वेट 10 पाउंड कैसे होगा अगर आपने उसको फीड ही नहीं किया और वो हर बात में दूध बाहर निकाल देता है? तो उसके लिए उसको आप मुस्तनद पीडियाट्रिशियन से उसको करवाएं, और फिर प्लास्टिक सर्जन से रजू करें, ताकि वो आपको एक स्केड्यूल दे। अब बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, वो कहते हैं जी एदा नक किदों ठीक करना है, राइनोप्लास्टी किदों करनी है। तो मैं आमतौर पे, मैं कभी इंग्लैंड जाऊं कोई लेक्चर वगैरह देने या कोई करने, तो वो मुझे कहते हैं कि आपके यहाँ नाक की रिपेयर करने की या राइनोप्लास्टी की एज क्या है? तो मैं कहता हूँ वो मंगनी से 1 साल पहले।
क्योंकि सब लोगों को ये ख्याल आता है कि यार अब वो सास को चूंकि एक बड़ा शार्प नाक पसंद है तो अब ये करवा ले। लेकिन असल में ये है कि जब नाक की हड्डियों की ग्रोथ मुकम्मल हो जाए तो तब आपने वो करनी है। और वो आपका पहला सवाल, इसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि फ़र्ज़ करें ये बच्चा जो क्लेफ्ट लिप और पैलेट का है, आपने लिप और पैलेट रिपेयर कर दिया, अब इसका नाक एक तरफ से ज़रा फिसा हुआ है और समझें कि वो फ्लेयर्ड उसको कहते हैं, और इसकी टिप बहुत मोटी है और नाक टेढ़ा है। इस राइनोप्लास्टी को आप कॉस्मेटिक कहेंगे या रिकंस्ट्रक्टिव कहेंगे? यहाँ पे ये कॉस्मेटिक भी है और रिकंस्ट्रक्टिव भी है। तभी अगर कोई शख्स आपको ये कहे कि मैं एक अकेला कॉस्मेटिक सर्जन हूँ, तो ये एक टर्म सूट नहीं करती, क्योंकि ये इन दोनों के दरमियान कोई ग्रे लाइन भी नहीं है। दिस इज द टू एस्पेक्ट्स ऑफ ब्यूटी। द मोस्ट ब्यूटिफुल चाइल्ड मेरे नज़दीक वो है जिसका मैंने क्लेफ्ट लिप इतना अच्छा रिपेयर किया है कि वो चाहे दुनिया का खूबसूरत तरीन बच्चा ना हो या लड़की ना हो, लेकिन उसका वो कॉन्फिडेंट हो, उसको अपने ऊपर कोई कॉम्प्लेक्स ना हो और वो खुश हो। डॉक्टर साहब, आपने अभी मुझे बताया कि सर्जरी कराने से पहले बच्चे में बहुत सारे फैक्टर्स आप देखते हैं कि उसका वेट भी कंप्लीट हो, उसका जो है डाइट भी प्रॉपर हो कि आप सर्जरी कर सकें, ठीक है। अब मुझे आप ये बताएं, सर्जरी से पहले कौन से की फैक्टर्स पेरेंट्स को माइंड में रखने चाहिए, और सर्जरी के बाद क्या एहतियात है जो उन्हें करनी है, लाजमी करनी है? देखिए, लिप की रिपेयर अब इतनी एडवांस हो गई है कि आप अगर बच्चे को 24 घंटे के बाद ब्रेस्ट फीड भी करवा सकते हैं लिप की रिपेयर के बाद। और अब हम डिज़ोल्वेबल स्टिचेस लगाते हैं, सो बच्चे को दोबारा बेहोश करके स्टिच खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। स्कार की मैनेजमेंट अलबत्ता एक है। पैलेट की रिपेयर जो है ना जी, या तालू की रिपेयर, वो बहुत ज़्यादा माँ, और आमतौर पे मैंने देखा है कि वो लोग बहुत अच्छे होते हैं जिनके साथ फैमिली सिस्टम उनको सपोर्ट करे, बजाय इसके कि वो उनको एंटेगनाइज कर रहा हो और घर में ताने पड़ रहे हो कि ये तो तुम्हारी वजह से पैदा हो। हालांकि यकीन करें, मैं आपको दोबारा ये बात कह रहा हूँ, आपके तवस्सुत से सबको कह रहा हूँ, इसमें माँ का कोई कसूर नहीं है, बिल्कुल कोई कसूर नहीं है। अगर कोई कसूर है तो माँ और बाप का आधा आधा है, शायद बाप का थोड़ा सा ज़्यादा ही हो। इसलिए ये बिल्कुल किसी पे ब्लेम ना करें हमारे इस ब्लेम कल्चर में। तो पैलेट के बाद जी आपने उस मरीज़ की, पहले तो उसको 2-3 हफ्ते आपने सॉलिड चीज़ नहीं देनी नेचुरली कि वो आपका होगा। दूसरा, उसके बाद स्पीच थेरेपी की बड़ी इंपॉर्टेंस है कि आपने उसको सिखाना है कि बोलना कैसे है। ये स्पीच थेरेपिस्ट हमारे यहाँ बाकायदा एक स्पेशलिटी है और वो आपको देते हैं। और अगर आपको फार फ्लंग एरिया में, आजकल तो इंटरनेट में बड़ा इजी है, आप इंटरनेट पे ही कोई फ्री कोर्स ले लें और इंटरनेट पे स्पीच थेरेपी करें। तो स्पीच थेरेपी इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर। और उसके बाद आपने साथ ही कानों के मुआलिज को भी, और फिर उसके बाद नाक की, ताकि आपका एयरवे भी ठीक रहे। बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद की भी कोई इस तरह की खास नहीं है एहतियात जो करनी है जी? क्लेफ्ट पैलेट जैसे मैंने आपको बताया कि क्लेफ्ट पैलेट में आपने जो पैदा होते साथ ही उसको, जो आपने प्री ऑप, जो आपने बच्चे को उठा के देना है, एक हैबरमैन बॉटल मिलती है जिससे बच्चे का फीड प्रॉपर होगा, और उसको बार बार बर्प करवाएं, ठीक है, क्योंकि वरना वो दूध उल्ट देगा। ये तो है पहले की। ऑपरेशन के दौरान लाजमी बात है, आपने ये एनेस्थीसिया के अंदर एक लंबा ऑपरेशन होता है, और इमेजिन करें हम 2-3 घंटे बच्चे का मुंह पूरा खोलते हैं, और अगर आप वो देख लें तो आप हॉरिबल पिक्चर होती है, लेकिन हम उसको पूरी तरह रिपेयर करते हैं। जो बड़ा क्लेफ्ट पैलेट है उसकी सर्जरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट सर्जरीज एवर। और अब इसमें रोबोटिक सर्जरी का भी रोल आ गया कि आप नेज़ल रिपेयर को रोबोट से करें, क्योंकि वहाँ आपके हाथ, रोबोटिक सर्जरी में ना आपका ये जो आँख है ये नॉर्मली 150 डिग्री मूव करता है, रोबोट का आर्म पूरा 360 कर जाता है, तो वो आप ऊपर से वो रिपेयर वो भी कर सकते हैं। उसके बाद जो पोस्ट ऑप केयर है उसमें ये बहुत ज़रूरी है माँ को कि वो बच्चे की स्पीच थेरेपी खुद सीखे, क्योंकि हमारे यहाँ देहातों में किसी को ये इल्म नहीं होता, ना ही किसी के पास इतनी एक्सेस है, ना ही पैसा है कि वो बच्चों को, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ना, आपने हर हफ्ते हर महीने स्पीच थेरेपिस्ट के पास आना। तो ज़रूरी ये है कि कुछ लफ्ज़, हमने कुछ जुमले बनाए होते हैं जो आपने बच्चे को बार बार कहलाने होते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, कोई 1-2 जुमले बता सकते हैं आप? जी, मसलन ये है कि आपने उसको अगर गिनती गंवाएंगे ना, तो वो 9 को आइन कहेगी, 10 को एन कहेगी,
तो आपने दादा को बाज़ औक़ात सिलेबस होते हैं, दादा को नाना कहेगी, आपने उसको करेक्ट करके और वो करने हैं। और जैसे मैंने आपको कहा तजवीद के साथ कुरान पढ़ाएं, उसको कोई बच्चे को जब रिपेयर हो जाए तो उसको कोई जिस तरह सिट्टा होता है, गन्ना होता है, इस तरह की चीज़ें, और टीथ रिंग हमारे शहरों में होते हैं, तो वो लेकिन क्लीन करके, ये ना हो कि बच्चे का अनहाइजीनिक हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, प्लीज़ उस बच्चे को सपोर्ट करें। वो आपका सबसे लाडला बच्चा है, उसको अल्लाह ने एक आजमाइश में डाला है, उसकी आजमाइश में आप उसके साथ रहें, उसको सपोर्ट करें। और वो जो है ना आपका, मैं बाज़ औक़ात अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि AI जो मर्ज़ी चेंज कर ले, लेकिन जो एक डॉक्टर ने मरीज़ के सर पे जो प्यार से हाथ रखा या उसकी गाल को थपथपाया, यही हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने उस बच्चे को सबसे लाडला बच्चा रखें, उसकी पढ़ाई पे तवज्जो दें। अब ऐसे स्कूल्स हैं, बच्चे जी कॉम्प्लेक्स की वजह से फिर स्कूल नहीं जाते, क्योंकि दूसरे बच्चे उनको छेड़ते हैं और वो वहाँ नहीं जाते। उनके लिए अगर बहुत ज़्यादा हो तो स्पेशल स्कूल्स हैं, वरना आप उस स्कूल में भी बच्चे में कॉन्फिडेंस पैदा करें। उन्हें बताएं कि मिस्र के डॉक्टर ताहा जो थे वो अंधे थे लेकिन 99 किताबों के मुसन्निफ थे। रानी मुखर्जी का हस्बैंड जो है आदित्य चोपड़ा, उसका भी ये है, क्लेफ्ट लिप भी है और क्लेफ्ट पैलेट भी है। आप अगर गौर से बहुत से एक्टर्स और उनके देखें, मैं यहाँ नाम लेना तो मुनासिब नहीं है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके हमने रिपेयर किए हैं और वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो उनकी रिपेयर हुई। अब बल्कि और इंटरेस्टिंग, आपने वो कॉस्मेटिक और रिकंस्ट्रक्टिव का सुना ना, हम अब वो जो स्कार बनता है मर्दों में, उसके ऊपर बाल लगा देते हैं। अब आप बताएं हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्मेटिक है कि रिकंस्ट्रक्टिव? तो ये एक ग्रे लाइन है, तो हम उस पे बाल लगा दें ताकि वो सफेद लाइन भी गायब हो जाए। तो आपने वो बड़ी अच्छा एग्जांपल दी, वो ही इज लिविंग हिज लाइफ नॉर्मली, कोई प्रॉब्लम नहीं, और उन्होंने मूंछें रखी हुई हैं और वो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सब सेट जा रहा है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन की तरफ आता है, मुझे सिर्फ ये थोड़ी सी सर्जरी बता दें, क्योंकि मैं थोड़ी सी खौफ में आ गई हूँ। जैसे आपने बताया कि 2-3 घंटे मुंह खुला रहता है, एनेस्थीसिया भी बच्चों को दिया जाता है, तो एनेस्थीसिया मतलब अच्छी खासी औरत को भी जब दिया जाता है ना, तो उसकी भी कमर पूरी लाइफ सीधी नहीं होती, ठीक है? तो बच्चे को एनेस्थीसिया बहुत हाइपोटेंसी नहीं हो जाती, क्या नुकसान होता है, और जो सर्जरी है वो किस किस्म की सर्जरी होती है? अच्छा जी, ये ज़रा टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन आपको ये बताऊं कि लिप की सर्जरी तो काफ़ी कॉमन है। पैलेट की सर्जरी के लिए इसीलिए मैंने आपको शुरू में आपके पॉडकास्ट में बताया कि प्लीज़ इसको ऐसे कमरों में, जहाँ एक टीम फारफ्लंग एरिया में गई है और वो पैसे बाहर की इमदादी टीमों से लेने के लिए वो आपकी सर्जरी ऐसे एक कमरे में करके और शाम को वो बोरिया बिस्तरा डाल के गायब हो गए और कोई कॉम्प्लिकेशन आपसे हैंडल नहीं हुई, क्योंकि इसके लिए बच्चों के एनेस्थिस्ट भी स्पेशल होते हैं और आपको वहाँ पैलेट की सर्जरी करनी चाहिए जहाँ बच्चों का ICU भी मौजूद हो, जहाँ बच्चों के स्पेशलिस्ट हों। तो सर्जरी में चूंकि बच्चा बेहोश होता है, बच्चे को बिल्कुल फील नहीं होता, और बच्चा बाद में जब उसकी रिकवरी होती है तो डेफिनेटली उससे बढ़ के खुशो खुरम, और माँ बाप के लिए तो वो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे किसी अंधे को बिनाई मिल जाए। बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सेशन था, और आई होप कि इससे खुदा न खास्ता हमारे जितने भी बच्चे ऐसे, उनके पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होगी, बहुत इन्फॉर्मेशन है, और मैं चाहती हूँ कि ये एपिसोड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी हो, ताकि लोगों को पता चले कि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, थोड़ा मेडिकली सर्जरीज़ वगैरह की तरफ आपको जाना पड़ेगा, लेकिन अगर अल्लाह ताला की तरफ से कोई आजमाइश आती है तो हर बीमारी का हल है, हर बीमारी की प्रिवेंशन है। हमने देखना कि हमने रास्ता कौन सा चूज़ करना है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट वॉज वंडरफुल सेशन विद यू। थैंक यू। आई होप कि इस एपिसोड से आपको बहुत मदद मिली होगी कि खुदा न खास्ता अगर किसी का भी बच्चे को ये प्रॉब्लम है तो वो इसका इलाज कैसे करवा सकता है। एंड पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोई भी अगर इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो उसकी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कॉन्टेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कॉन्टेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।